द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। वैसे तो ये स्टीवन हॉकिंग पर बनी एक फिल्म है, मगर इसका कुछ गहरा मतलब है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप जानते होंगे कि ये एक साइंटिफिक इक्वेशन है जो असल में अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है। ये एक हाइपोथेटिकल थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ फिजिक्स है जिसके जरिए ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता होगा, पर ऐसा है नहीं अभी। असल में मॉडर्न फिजिक्स दो थ्योरीज पर आधारित है, जनरल रिलेटिविटी यानी आइंस्टाइन की थ्योरी और दूसरा क्वांटम फील्ड थ्योरी। इस फिल्म में स्टीवन हॉकिंग्स की बीवी जेन इस बारे में बहुत ही प्यार से समझाती है। वो बताती है कि किस तरह से जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम फील्ड थ्योरी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, मगर ये दोनों ही मॉडर्न फिजिक्स का आधार हैं। स्टीवन हॉकिंग्स के हिसाब से एक ऐसी थ्योरी होनी चाहिए जो फिजिक्स के हर पहलू को कनेक्ट कर सके। क्वांटम और रिलेटिविटी की थ्योरी की तरह एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शंस में ना जाएं। इसे फाइनल थ्योरी, अल्टीमेट थ्योरी या मास्टर थ्योरी भी कहा जा सकता है। अब आते हैं फिल्म की तरफ। एक्चुअली फिल्म का टाइटल समझाए बिना कहानी समझाना थोड़ा अनफेयर लगता है। कहानी की शुरुआत होती है स्टीफन हॉकिंग से, जिसकी उम्र 21 साल है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक रिसर्च स्कॉलर है। यहाँ उसकी मुलाकात एक लिटरेचर स्टूडेंट जेन वाइल्ड से होती है। जेन जहाँ पूरी तरह से ईश्वर में विश्वास रखती है, वहीं स्टीफन को ऊपर वाले के होने पर शक है। जेन पोइट्री की दुनिया से है और स्टीफन नंबरों की। कहा जाता है ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ये थ्योरी इन दोनों पर फिट बैठती है। दोनों की केमिस्ट्री देखकर लगता है कि जैसे इन दोनों को अपना सोलमेट मिल गया हो। स्टीवन और जेन का अफेयर परवान चढ़ता है। वहीं यूनिवर्सिटी में स्टीफन का करियर भी परवान चढ़ रहा है। वो अपने प्रोफेसर के साथ ब्लैक होल्स पर दिया जा रहा एक लेक्चर अटेंड करने जाता है। बेहद इंटेलिजेंट होने के बावजूद वो अब तक ये तय नहीं कर पाया था कि उसका सब्जेक्ट क्या होगा। ब्लैक होल्स पर लेक्चर सुनने के बाद वो तय करता है कि उसकी थीसिस टाइम पर होगी, यानी समय। उसकी रिसर्च जारी रहती है। ऐसा लगता है कि स्टीफन को अब कोई रोक नहीं पाएगा, मगर ये स्टीफन की खुद की बॉडी थी जो उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। यूनिवर्सिटी में अचानक स्टीफन की मसल्स उसका साथ देना छोड़ देती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है तो पता चलता है कि उसे एक बीमारी है, मोटर न्यूरॉन डिजीज। इसकी वजह से इंसान की आवाज चली जाती है, वो कुछ निगल नहीं पाता, उसे सांस लेने में परेशानी होती है, बल्कि उसकी बॉडी का ज्यादातर हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। डॉक्टर स्टीवन को बताते हैं कि तुम्हारे पास जीने के लिए बस 2 साल हैं। स्टीवन उससे पूछता है कि मेरे दिमाग का क्या होगा। ठीक है, मैं समझ गया कि मेरी बॉडी मेरा साथ देना छोड़ देगी, मगर दिमाग का क्या? डॉक्टर बताता है कि दिमाग को कुछ नहीं होगा। दिमाग तुम्हारा बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे अभी कर रहा है, मगर सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि तुम लोगों को बता ही नहीं पाओगे तुम सोच क्या रहे हो। ये सुनने के बाद वो डिप्रेसिव मोड में चला जाता है, मगर जेन आकर उसे बताती है कि वो उससे प्यार करती है। वो कहती है अगर हमारे पास 2 साल हैं तो यही सही, कम से कम हम इस दौर में एक साथ तो रह सकते हैं। वो स्टीवन के पिता से भी बात करती है। वो कहती है मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, मैं दिखने में कमजोर लगती हूँ, मगर सच ये है कि मैं आपके बेटे को प्यार करती हूँ और वो भी मुझे प्यार करता है। तो प्यार की ताकत बीमारी पर भारी पड़ती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। जल्द ही इनके परिवार में एक बेटा आता है। स्टीवन अभी भी अपनी थीसिस पर काम कर रहा है। वो एक पॉसिबल सिनेरियो को कंसिडर करता है जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। जैसे बिग बैंग के हिसाब से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, वही बिग क्रंच बिग बैंग का ऑपोजिट है। वो मानता है कि जैसे बिग बैंग ने दुनिया को क्रिएट किया, उसी तरह से बिग क्रंच से दुनिया खत्म होगी, यानी फैलता हुआ एक्सपैंड करता हुआ ब्रह्मांड वापस सिमट कर जीरो पर आ जाएगा और फिर से बिग बैंग होगा। सारी फिजिक्स एक तरफ, मगर स्टीफन को तो बायोलॉजी परेशान कर रही है। अब वो चल नहीं सकता, उसे व्हीलचेयर पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हम देखेंगे कि वो व्हीलचेयर को एक्सेप्ट करने में झिझकता है, मगर बाद में जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता
तो वो इसे ही एंजॉय करने लगता है। इस बीच जेन और स्टीफन की जिंदगी में दूसरा बच्चा आता है। ये एक बेटी है। साथ ही स्टीफन की जिंदगी में एक और उपलब्धि आती है। वो ब्लैक होल्स की विजिबिलिटी से जुड़ी एक थ्योरी डेवलप करता है जो उसे एक मशहूर फिजिसिस्ट बना देती है। जेन बच्चों पर फोकस करती है, स्टीफन की सेहत का ख्याल रखती है, पर खुद को वक्त नहीं दे पाती। उसके पास खुद अपनी थीसिस पर काम करने के लिए टाइम नहीं है। एक बार वो स्टीफन को गुस्से में कहती भी है कि उसे मदद की जरूरत है। बाद में वो अपनी माँ के कहने पर चर्च क्वायर ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात जॉनथन से होती है। जॉनथन की बीवी की 1 साल पहले ही मौत हुई है। वो अपनी जिंदगी में अकेला है। वो बहुत ही जल्द हॉकिंग फैमिली का हिस्सा बन जाता है। अनयूजुअल रिश्ता है, मगर सिचुएशन भी अनयूजुअल है। स्टीफन को एहसास होता है कि जेन को जॉनथन की जरूरत है, बल्कि हॉकिंग परिवार को ही जॉनथन की जरूरत है। स्टीफन हॉकिंग, जो एक गिफ्टेड माइंड है, अपनी पत्नी की जरूरतों को समझता है। जॉनथन और जेन के रिश्ते को लेकर वो साफ लफ्जों में अपनी रजामंदी देता है। जेन हॉकिंग का एक इंटरव्यू पढ़ रही थी मैं, उसमें उन्होंने कहा था कि स्टीफन ने मुझे साफ साफ कहा था, मुझे किसी भी बात से ऐतराज नहीं है अगर तुम मुझे प्यार करती रहो। जेन स्टीफन को प्यार करती है, मगर उसे एक ऐसा साथी चाहिए जो उसके कदम से कदम मिलाकर चल सके, जो जिंदगी की बेसिक नीड्स को पूरा करने में उसकी मदद कर सके। वो बच्चों को संभालता है, परिवार का ख्याल रखता है, और स्टीफन भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इनके परिवार में अब तीसरा बच्चा आता है। रिश्तेदारों को जॉनथन का होना नागवार गुजरता है। जेन से सवाल होता है कि ये तीसरा बच्चा किसका है, जॉनथन का या स्टीफन का। जेन इस इल्जाम पर गुस्सा होती है, और जॉनथन से जब उसकी अकेले में बात होती है तो वो कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। जेन कहती है, फीलिंग्स मेरे दिल में भी है, मगर ये रिश्ता शायद अभी फिलहाल आगे बढ़ नहीं सकता। दोनों अलग हो जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग मशहूर फिजिसिस्ट है जिसका दिमाग अपने वक्त से आगे चलता है। जाहिर सी बात है, पर्सनल लाइफ में भी उसका ये रिफ्लेक्शन जरूर दिखता। वो पहुंचता है जॉनथन के पास और उसे कहता है कि जेन को तुम्हारी जरूरत है। वैसे इतना बड़ा आदमी अगर जलने वलने जैसी छोटी मोटी चीजें करेगा तो उस पर सूट नहीं करेगा। खैर, स्टीफन की प्रोग्रेसिवनेस का किस्सा बहुत हुआ। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो एक ओपेरा परफॉर्मेंस देखने पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें निमोनिया हो जाता है। वो बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जेन दौड़ी दौड़ी स्टीफन के पास आती है। डॉक्टर जेन को कहता है कि फिलहाल ये वेंटिलेटर पर हैं। स्टीफन हॉकिंग की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। वो जेन को सजेस्ट करते हैं कि स्टीफन को वेंटिलेटर से हटा देना चाहिए। डॉक्टर बताते हैं कि स्टीफन की गर्दन पर एक होल किया जाएगा और अब उसी के थ्रू खाना अंदर जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बीमारी में खाना या पानी स्वॉलो करना नामुमकिन होने लगता है। अगर स्टीफन को जिंदा रहना है तो यह सर्जरी जरूरी है, मगर इसके बाद वो बोल नहीं पाएगा। जेन समझती है कि स्टीफन हॉकिंग का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। भले ही वो बोल ना पाए, उसका तो रास्ता कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। बाद में यही होता है। स्टीफन धीरे धीरे स्पेलिंग बोर्ड के थ्रू बात करना सीखने लगता है, और अब उसकी जिंदगी में आती है एलेन, उसकी नई नर्स। स्टीफन और एलेन एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वहीं जेन और जॉनथन का ब्रेकअप हो चुका है। जेन को धीरे धीरे एहसास होता है कि एलेन स्टीफन की जिंदगी पर हावी होती जा रही है। स्टीफन की लाइफ में कुछ और भी नई चीजें आती हैं, जैसे एक वॉइस सिंथेसाइजर। भले ही मुंह से आवाज नहीं निकलती, मगर दिमाग में तो शब्द बन रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए स्टीफन जो चाहे वो बोल सकते हैं। स्टीफन तय करते हैं कि वो एक किताब लिखेंगे, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो आगे चलकर इंटरनेशनल बेस्ट सेलर साबित होती है। फिल्म में एक जगह स्टीफन हॉकिंग से उसकी किप थॉर्न के साथ लगाई शर्त के बारे में पूछा जाता है। एक्चुअली किप थॉर्न खुद एक अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, जिन्हें फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में अपने काम के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। 1975 में थॉर्न और हॉकिंग दोनों को लगता था कि सिग्नस X1 एक ब्लैक होल है, मगर तब तक ये बात पूरी तरह से साबित नहीं हुई थी। 1964 में सिग्नस X1 को डिस्कवर किया गया था।
माना जाता है इसका साइज हमारे सोलर सिस्टम के सूरज से 15 गुना ज्यादा बड़ा है। वो मानते थे कि सिग्नस X1 एक ब्लैक होल है, मगर वो इसके अगेंस्ट शर्त लगाते हैं। वो कहते हैं ये मेरे लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा था। मैंने ब्लैक होल्स पर काफी काम किया था, पर अगर पता चलता कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते तो मेरा सारा काम बेकार हो जाता। ऐसे में कम से कम मैं एक शर्त तो जीतता। किप और स्टीफन के बीच शर्त थी कि जो जीतेगा वो सामने वाले को एक एडल्ट मैगजीन का 1 साल का सब्सक्रिप्शन देगा। फिल्म में जब स्टीफन के ऑफिस में एलेन की एक एडल्ट मैगजीन पर नजर पड़ती है तो वो उससे इस बारे में सवाल करती हैं। स्टीफन का जवाब सच होता है। वाकई ये मैगजीन उनके दोस्त के लिए थी, क्योंकि स्टीफन ये शर्त हार गए थे। आखिरकार साइंस की दुनिया में एक्सेप्ट किया जा चुका था, सिग्नस X1 ब्लैक होल है। कहानी आगे बढ़ती है। स्टीफन जेन को बताते हैं कि वो अमेरिका जाने वाले हैं एक अवार्ड लेने के लिए और एलेन को अपने साथ लेकर जाएंगे। अब ये वो मोमेंट होता है जहां जेन को एहसास होता है स्टीफन और उसकी शादी काम नहीं कर रही। स्टीफन का झुकाव कहीं और है। जेन भी अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड नहीं है। वो स्टीफन को कहती है, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, मैंने बहुत कोशिश की। ये भी मेंशन करती है कि डॉक्टर्स ने कहा था बस 2 साल जिंदा रहोगे तुम। जेन और स्टीफन फाइनली डिवोर्स ले लेते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। स्टीफन एलेन के साथ अमेरिका में है और यहाँ पर एक लेक्चर दे रहा है। उनकी ये स्पीच काफ़ी इंस्पायरिंग मानी जाती है, बहुत लोग कोट भी करते हैं। वो कहते हैं, इंसान की कोशिशों की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, कोई बाउंड्री नहीं। हम सभी एक दूसरे से अलग हैं। जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी दिखे, हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप कर सकते हैं और उसमें कामयाब हो सकते हैं। जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। जिस तरह से स्टीफन हॉकिंग मल्टीपल टाइमलाइन की थ्योरी पर विश्वास करते हैं, उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ दिखाया जाता है। वो इमेजिन करते हैं एक ऐसी टाइमलाइन जहाँ पर वो अचानक से खड़े हो जाते हैं, उठ के चलने लगते हैं और सामने जो पेन गिरा है वो उठाकर वापस टेबल पर रखते हैं। हो सकता है किसी पैरेलल टाइमलाइन में स्टीफन हॉकिंग को ऐसी कोई बीमारी हो ही नहीं। ये भी हो सकता है कि किसी टाइमलाइन में वो ठीक हो गए हों। हॉकिंग की अचीवमेंट और उनकी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें क्वीन की तरफ से ऑर्डर ऑफ द कंपेनियंस ऑफ ऑनर दिया जाता है। उन्हें क्वीन से मिलने के लिए बुलाया जाता है। इस मौके पर स्टीफन अपनी एक्स वाइफ जेन को इनवाइट करते हैं। वो अपने बच्चों और एक्स वाइफ के साथ रॉयल पैलेस में पहुंचते हैं। यहाँ जेन स्टीफन पर कमेंट करते हुए कहती है कि तुम तो लिबरल सोशलिस्ट हो, तुम नाइटहुड लेने से इनकार कर सकते हो। एक्चुअली स्टीफन ऐसा ही करते हैं बाद में। फिल्म में रीजन नहीं दिया गया, मगर जब मैंने पढ़ा तो पता चला प्रोफेसर हॉकिंग ने नाइटहुड लेने से इनकार कर दिया था और इसकी वजह बताई थी कि सरकार की तरफ से साइंस को प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलती। नाइटहुड ठुकराना उनका विरोध था। फिल्म एक हैप्पी नोट पर खत्म होती है, जहां जेन और स्टीफन अपने बच्चों की तरफ देख रहे होते हैं। स्टीफन कहते हैं, देखो हमने क्या बनाया। वो अपने तीनों बच्चों की तरफ इशारा करते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि आगे क्या हुआ था जो फिल्म में नहीं दिखाया गया। एक्चुअली स्टीफन हॉकिंग ने एलेन से शादी कर ली थी। शादी के बाद उन्होंने कहा था, यह कमाल का है, मैंने उस औरत से शादी कर ली है जिससे मैं प्यार करता हूं। जेन की शादी भी जॉनथन से हो चुकी थी। एक ऐसा भी दौर आया जब जेन और उसके बच्चे स्टीफन से बिल्कुल कट गए। बाद में स्टीफन हॉकिंग की कुछ नर्सेस ने उनकी नई बीवी पर कुछ इल्जाम लगाए। उनके हिसाब से हॉकिंग को पीटा जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उन्हें गाली भी दी जाती है। रिपोर्ट्स के हिसाब से नर्सेस ने कहा कि एलेन स्टीफन के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस चली, मगर हॉकिंग ने किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की। बाद में स्टीफन और एलेन ने तलाक ले लिया। साल 2007 में जेन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था ट्रैवलिंग टू इन्फिनिटी, माई लाइफ विद स्टीफन। इस फिल्म की कहानी इसी किताब पर आधारित है, इसीलिए शायद इसमें पर्सनल एंगल थोड़ा ज्यादा है। जो अगली डिटेल्स फिल्म में छूट गई थी वो मैंने आपको बता दी हैं,
पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। बाय।